हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर कह लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपके एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनके इधर उधर भी अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में तो आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं IB ACIO की या फिर NTPC की या फिर SSC की, तो इन सभी तीनों ही एग्ज़ाम्स में इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इससे पहले भी मैंने कुछ पार्ट बनाए हुए हैं जनरल नॉलेज के या जनरल अवेयरनेस के, वो आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा मैं, वहाँ पे जा कर के आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा सेशन ऐसा था कांग्रेस का जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा करी गई थी। तो पूर्ण स्वराज की घोषणा कौन से सेशन में करी गई थी अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो उसका सही आंसर होगा लाहौर। ओके, सी वाला जो आंसर है ये इसका सही आंसर है। लाहौर का जो सेशन हुआ था कब हुआ था? 1929 में। ओके, तो उस सेशन में पूर्ण स्वराज की जो घोषणा है वो करी गई थी। और उसकी डेट क्या डिसाइड करी गई थी? उसकी डेट डिसाइड करी गई थी 26 जनवरी 1930। ओके, तो इसीलिए जो 26 जनवरी होता है गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता तो हमको 15 अगस्त को मिली थी, लेकिन ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए इस डेट को चुना गया था गणतंत्र दिवस के रूप में। ओके, यही इसकी इम्पॉर्टेंस है। ओके, तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के, तो इसकी अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है गो बैक टू वेदास, दिस कॉल गिवन बाय, मतलब वेदों की ओर लौटो, ये आपने बहुत सुना होगा। ये किसने कहा था या किसके द्वारा इसका संबोधन किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? वो है सी वाला आंसर, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, उनका ही ये कथन है कि वेदों की ओर लौटो। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस बाय, कि स्थायी राजस्व बंदोबस्त कहा जाता है। स्थायी राजस्व बंदोबस्त ये भाई किसने लागू किया था? तो इसको लागू करने वाला कौन था? तो वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। सी वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही बंगाल का जो स्थायी बंदोबस्त है उस व्यवस्था को लागू किया गया था। उद्देश्य इसका क्या था? क्योंकि इस तरह की जो व्यवस्था थी वो इंग्लैंड में चल रही थी और इसका उद्देश्य यही था, मतलब ये उन्होंने ऐसा सोचा था कि अगर हम ऐसे फिक्स कर देते हैं कि रेवेन्यू हमको इतना चाहिए ही चाहिए, तो ज़मींदार अपने खेतों के लिए या फिर अपने किसानों के लिए कुछ कदम उठाएंगे ताकि जो उपज है वो बढ़ सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, ये सोच थी उनकी कि ऐसा करने से ज़मींदारों के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन रहेगा कि हमको इतना कर तो देना ही है, तो उपज कहाँ से होगी, तो कुछ और बंदोबस्त करेंगे, अच्छी कृषि व्यवस्था होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द सिस्टम ऑफ कम्यूनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई, ये जो कम्यूनल इलेक्टोरेट है इसकी जो व्यवस्था है ये कब इंट्रोड्यूस करी गई, या मतलब कब, क्या मतलब किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई? किसने ऐसी बात कही कम्यूनल इलेक्टोरेट होना चाहिए? मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि इसके ऊपर बहुत सारे अनशन वगैरह भी हुए थे कि इसमें यह कहा गया था कि जैसे मुस्लिम मतदाता हैं तो वो अपने मुस्लिम लीडर के लिए ही वो वोट करेंगे। ओके, मतलब ऐसे कम्यूनलाइज किया गया था वोटिंग सिस्टम को। तो इसकी जो व्यवस्था थी वो मॉडल मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में आए थे उसमें इस व्यवस्था को बताया गया था, फिर इस व्यवस्था को लाने की बात कही गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का था, इसका जो अल्टीमेट गोल, मतलब कह सकते हैं मुख्य रूप से उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य क्या था? तो इसका अल्टीमेट गोल था कौन सा? ये था इकोनॉमिक रिलीफ टू द कॉमन पीपुल। मतलब नमक सत्याग्रह क्यों किया था? अंग्रेजों ने नमक के ऊपर ऐसा कानून बना रखा था कि ब्रिटिशर्स को छोड़ करके और कोई भी नमक का उत्पादन नहीं कर सकता। उत्पादन का मतलब बना नहीं सकता है उसको। तो इस वजह से पूरी मोनोपोली क्रिएट कर रखी थी अंग्रेजों ने नमक को लेकर के। तो आम जनता भी काफ़ी त्रस्त थी इस बात से, मतलब आम जनता भी अपने खाने के लिए नहीं बना सकती थी, उनको भी खरीदना ही पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके
ऐसे मोनोपोलिस्टिक होकर के बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। तो इसी का तोड़ निकालने के लिए महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किया और फिर उन्होंने नमक बना करके इस कानून को तोड़ा। इससे ये भी पता चलता है कि एक भारतीयों में यूनिटी कितनी है, ये भी सत्याग्रह से जाहिर हुई थी कि भारतीय एक हो सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। अगला सवाल है, व्हाट डिड ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका कह सकते हैं एम क्या था या फिर इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, इसने क्या किया था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना करी गई थी भारत में एंटी लॉर्ड एंड एंटी महाजन अफसर जो हो रहा था 17 में, उसके लिए जो है बहुत ही आवाज़ उठाई गई थी कि मतलब जो लैंडलॉर्ड वगैरह ऐसे होते थे, ज़मींदार वगैरह, तो उनके द्वारा जो बहुत सारी चीज़ें करी जाती थी, जो नीची जाति के लोग होते थे, दलित होते थे, उनको बहुत सताया जाता था। तो उस तरह की चीज़ों का दमन करने के लिए, फिर उसके खिलाफ बोलने के लिए सत्यशोधक समाज ने बहुत काम किया। आगे बात करते हैं अगले सवाल पे। लिखा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक। मतलब भूख हड़ताल, ओके, भूख हड़ताल का जो एक प्रयोग है, कह सकते हैं भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग जो महात्मा गांधी ने किया, सर्वप्रथम कहाँ पे किया। मतलब उसके बाद तो बहुत बार भूख हड़ताल करी महात्मा गांधी ने, लेकिन सर्वप्रथम ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो ये स्टार्ट हुआ था अहमदाबाद की स्ट्राइक 1918 से। ओके, डी वाला ऑप्शन है। अहमदाबाद के मिल वर्कर की जो स्ट्राइक थी उसको लेकर के महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। ये 1918 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, लिखा हुआ है सती वॉज प्रोहिबिटेड बाई। जो सती प्रथा है इसको किसने आखिर ख़त्म किया। तो सती प्रथा को ख़त्म करने वाले, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि पिछले इसके पार्ट में वीडियो में कि सती प्रथा को भारत में कौन था जो ख़त्म किया था, मतलब किसका बहुत ज़्यादा जोर था, तो वो थे कौन, राजा राम मोहन राय। लेकिन मतलब अंग्रेज ही कानून बनाते थे, तो भाई वो कौन से वायसराय थे जिन्होंने ख़त्म किया इसको। तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने इसको ख़त्म किया था सती प्रथा को। ओके, तो ए वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, साइमन कमीशन वॉज फॉर्म टू रिव्यू। आपको याद होगा कि साइमन कमीशन की स्थापना करी गई थी जिसको भारत आना था, और साइमन गो बैक नारा भी आपको याद होगा। तो इसकी स्थापना क्यों करी गई थी। तो इसकी स्थापना करने का केवल और केवल एक उद्देश्य था कि अंग्रेज जो भारत में सरकार चला रहे थे और जो धीरे धीरे करके ऐसे रिफॉर्म लाए जा रहे थे, मांटे मोडलो और ऐसे करके मैकाले के द्वारा सुझाव किए गए, तो इस तरह की जो रिफॉर्म है वो कैसा रोल प्ले कर रहे हैं। दूसरी बात कि अगर इंडिया में ये सही तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं तो और क्या क्या सुधार आगे करे जा सकते हैं इस तरीके को लेकर के। तो यही सब रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। इसका सी वाला ऑप्शन है, फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म, ये देखने के लिए कि भारत आगे के सुधारों के लिए कितना तैयार है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, Which of the following pairs contributed significantly to integrate the princely states into Indian unions। मतलब भारत में जो देशी रियायतें थी उनको भारत में मिलाने का जो मेन उद्देश्य था या जो मेन काम था वो किसने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम तो सभी जानते हैं। उनके साथ कौन था, तो उनके साथ थे वीपी मेनन। ओके, आप कह सकते हैं ये ऑफिसर थे, ओके, जिन्होंने सरदार पटेल के साथ मिल करके बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई जो इस तरह के प्रिंसली स्टेट थे उनको भारत में मिलाने के लिए। आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टेड स्टैंप इन इंडिया। जो पोस्टेज स्टैम्प्स हैं इनको भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन सा वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो आप वायसराय की जो लिस्ट बनाइए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक आपके लॉर्ड डलहौजी होते हैं। इनके द्वारा बहुत सारे चीज़ें लागू करी गई। मतलब वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें इनके द्वारा लागू करी गई थी, तो बहुत एक लंबी लिस्ट सी बनती है। तो ज़्यादातर सवाल भी यहीं से आते हैं, जिसमें एक ये भी है पोस्टेज स्टैंप वाला कि इन्होंने ही इसका जो इंट्रोड्यूस है इसको किया था। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन द ईयर। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई, तो बक्सर की लड़ाई लड़ी गई 1764 में। बी वाला ऑप्शन सही है। बक्सर की लड़ाई जो लड़ी गई
किसके किसके बीच में थी? 1764 में लड़ी गई, किसके किसके बीच में? एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी जिसको लीड कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। दूसरी तरफ कौन थे? नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध, और जो मुग़ल सम्राट थे वो कौन कौन थे? शाह आलम द्वितीय मुग़ल सम्राट थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला। ये 3 लोगों की सेनाएं लड़ी थी और उसका नतीजा आप सभी लोग जानते हैं, अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। आगे बात करते हैं, अगला सवाल, द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? तो वो नाम था मूल शंकर। सी वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही है। मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तो उनका ओरिजिनल नाम मूल शंकर था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लिखा हुआ स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड। अब किस लिए लॉन्च किया गया था स्वदेशी मूवमेंट? वो आज़ादी से पहले की बात हो रही है। क्यों लॉन्च किया गया था? तो ये जो लॉन्च किया गया था एक तरीके से प्रोटेस्ट था। किसके खिलाफ? जो बंगाल का डिवीज़न हुआ था उस प्रोटेस्ट, उसको प्रोटेस्ट की तरह दिखाते हुए ये जो डी वाला जो ऑप्शन है इसका सही है। ये स्वदेशी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिवीज़न ऑफ बंगाल। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। भाई वो ऐसा कौन सा पहला भारतीय है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट होने वाला पहला भारतीय बना, या फिर कह सकते हैं पहला एशियन व्यक्ति भी, सिर्फ भारतीय नहीं, फर्स्ट एशियन मैन टू बी इलेक्टेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कौन थे वो? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। ए वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही है, दादा भाई नौरोजी थे वो पहले व्यक्ति जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे, भारतीय। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? वेयर वॉज द महात्मा गांधी वन। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें तो कुछ नहीं है, डी वाला ऑप्शन इसका सही है, गुजरात। अच्छा, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कई बार पूछ लेते हैं ऐसे सवाल कि इनको किस नाम से जाना जाता है। विच ऑफ दीज बैटल्स प्रूव्ड डिसाइसिव इन एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। आपको पता है कि भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांस के बीच की जो राइवलरी है, वैसे तो भारत में नहीं, वो उससे भी पहले से ही चली आ रही है, अंग्रेज़ों और फ्रांस के बीच की राइवलरी पुराने समय में। तो उसमें लेकिन भारत में भी ऐसा होता था, कुछ पार्ट अंग्रेज़ों के कब्जे में, कुछ पार्ट फ्रांसीसियों के कब्जे में, ऐसा हो रहता था, कुछ पार्ट डचों के कब्जे में, तो वो लड़ाई होती रहती थी। तो उसमें ये निर्णायक लड़ाई कौन सी थी जिसके बाद जो फ्रांसीसी थे उन्होंने लगभग घुटने टेक दिए? तो वो लड़ाई थी बैटल ऑफ वांडी वॉस। ए वाला जो ऑप्शन ये सही है। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1760 में हुई थी, और इसके बाद फिर एक तरीके से डिसाइसिव लड़ाई थी। उसके बाद जो फ्रांसीसी थे उन्होंने घुटने टेक ही दिए, तो फिर आगे कुछ ऐसा हुआ नहीं। आगे बात करते हैं, लिखा डू और डाई इज द फेमस स्लोगन गिवन बाई। करो या मरो किसने दिया था भाई? महात्मा गांधी ने। ए वाला ऑप्शन सही है। ये बहुत ही आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सीज टू वर्क एंड इंडिया वॉज कंप्लीटली अंडरटेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ध्यान से देखिएगा सवाल। कहा जा रहा है कि कौन से साल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका जो परिचालन है वो बंद कर दिया गया। उसके बाद जो भारतीयों के ऊपर जो कह सकते हैं गवर्नमेंट का काम है वो सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत ही आ गया। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, वो सब उसको चलाएगी। तो वो कौन सा ईयर था? वो था 1858 का। आपको पता होगा 1857 की क्रांति। तो इस क्रांति के बाद ही ये कदम उठाया गया था कि सबसे पहला काम ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश करो, और फिर सारी जो कमान है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ली। When India got independence, who was the Prime Minister of England? मतलब जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय कौन था प्राइम मिनिस्टर? किसका? यूनाइटेड किंगडम का। कौन था? या इंग्लैंड का? तो वो थे क्लीमेंट एटली। सी वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही है। क्लीमेंट एटली थे उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पितामह कौन कहे जाते हैं? तो जो संस्थापक हैं कौन? A.O. ह्यूम। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। लिखा हुआ है हु अमंग द फॉलोइंग प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था? तो अगर किसी एक ही ऑप्शन को चूज करना हो तब तो आप कह सकते हैं लाला हरदयाल। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था गदर मूवमेंट में।
लेकिन जैसे आप एक नाम देख रहे हैं विष्णु गणेश पिंगले, ये भी गदर मूवमेंट के पार्ट में थे, मतलब इनका भी रोल था। लेकिन अगर एज अ कंपैरिजन अगर पूछा जाएगा तो लाला हरदयाल का नाम लेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं जो कि हमारा आखिरी सवाल भी है। लिखा हुआ है द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया वाज। ध्यान से सवाल देखने की जरूरत है, क्या पूछा जा रहा है उसी का आंसर करिए। बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में लॉर्ड मैकाले टिक कर देते हैं। पूछा जा रहा है गवर्नर जनरल के बारे में कि कौन था गवर्नर जनरल इंडिया का जिसने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने स्टार्ट की थी इंग्लिश, मतलब भारत में इंग्लिश जो प्रणाली है शिक्षा की उसकी शुरुआत करी थी। हाँ, ये कह सकते हैं कि जो पूरा श्रेय है कि कैसे होगा क्या होगा भारत में करना चाहिए वो लॉर्ड मैकाले को जाता है, लेकिन वो गवर्नर जनरल नहीं थे इंडिया के। तो पूछा जा रहा है गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का जिसने इसकी शुरुआत करी थी। तो ये इसका सही आंसर है। तो आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहें कुछ क्वेश्चंस की हिस्ट्री के, तो ज़्यादातर एग्जाम में यहीं से घूम फिर करके मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे जाते हैं। मैं आपको इस तरह के और भी सेट्स लेकर के आता रहूँगा आपके प्रैक्टिस के लिए भी और आपके समझने के लिए भी। इसके अलावा साइंस के भी कुछ क्वेश्चंस में आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, क्योंकि साइंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जीएस की प्रिपरेशन में। तो वो भी मैं आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और ऑल अपडेट्स ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को हैव अ नाइस डे एंड बाय।